20 साल वर्षीय रोहित के पिता रामचरण ने 2 साल पहले बैंक से 50 लाख रुपए और राणा सिंह से 20 लाख रुपए कर्ज लेकर अपने गांव में एक ऑयल प्लांट का कारखाना खोला था। 6 महीने में ही राणा सिंह ने रामचरण को 15 लाख रुपए लौटा दिए थे। राणा सिंह अपनी बेटी पक्या से बोलता है, ओए बेटा पक्या, ये साला रामचरण तो बहुत तेज निकला रे। ऐसे तो ये कुछ ही दिनों में सारा पैसा लौटा देगा। कुछ सोचना होगा जल्दी। एक रात वो दोनों बाप बेटी चुपके से रामचरण की खेत में घुसते हैं और उसकी पूरी फैक्ट्री में आग लगा देते हैं। जब फैक्ट्री पूरी तरीके से जल गई तब खुद ही चिल्ला चिल्लाकर आवाज लगाने लगे, अरे आग लग गई आग! अरे रामचरण, रोहित, देखो यार फैक्ट्री में आग लग गई, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इतनी मेहनत से फैक्ट्री खोली थी, अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी की आखिरी कमाई भी चली गई। अरे राणा, मेरे भाई, ये देख क्या हो गया मेरे साथ। मत रो रामचरण, हौसला रख मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा लाडले। हौसला? अब इस उम्र में हौसला कहां से लाऊं मेरे भाई? घर में जवान बेटी सोना बैठी हुई है। अभी कल ही मैं उसकी शादी की बात मुखिया के बेटे डॉक्टर सूरज से करके आ रहा हूं। अब मेरी बेटी सोना के हाथ कैसे पीले होंगे? कैसे करूंगा मैं उसकी शादी? मेरा बेटा रोहित भी बाहर पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं अब उसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। अरे मेरे भाई, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख मेरे भाई, वो सब कुछ देख रहा है। अरे अब क्या ठीक होगा राणा, ये मेरी जिंदगी की आखिरी कमाई थी। तुमसे और बैंक से 50 लाख का लोन लेकर ये फैक्ट्री लगाई थी। सोचा था 2 साल के अंदर तेरा और बैंक का सारा पैसा चुकता कर दूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद भगवान को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। बना बनाया कारोबार बर्बाद हो गया। अब मैं कहां से लोन चुकता करूंगा? कहां से लाऊंगा मैं इतना सारा पैसा? जब फैक्ट्री में आग लगी थी तब रामचरण का बेटा रोहित शहर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। पिता की खबर सुनकर वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर पैक करके गांव आ गया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, वो देखता है कि चारों ओर मातम छाया हुआ है। रोने और पीटने की आवाज आ रही है। भैया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अब हमारे पास। पिताजी हमें छोड़कर चले गए भैया। बेटा रोहित, तुम्हारे पिताजी के लिए तेल फैक्ट्री सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी थी। उनकी आखिरी पूंजी थी बेटा। फैक्ट्री में आग लगने को वो सह नहीं पाए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत बुरा हुआ बेटा इसके साथ। नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। मेरे पिताजी बहुत मजबूत आदमी थे, वो हमें छोड़कर कभी ऐसे नहीं जा सकते। आपको क्या हो गया पापा? अरे आप ही तो हमें हौसला देते थे। आपकी वजह से ही तो मैं आगे पढ़ाई की सोच रहा था, और अब आप ही हमें अकेला छोड़कर निकल लिए। ये तो सही बात नहीं है पापा। आपको वापस आना पड़ेगा पापा। आंखें खोलो पापा, देखो आपका रोहित आपको आवाज लगा रहा है। नहीं नहीं लाडले, रोते नहीं, चुप हो जाओ बेटा। अब तुझे होश से काम लेना है, क्योंकि अब परिवार की सारी जिम्मेदारी तुझ पे ही आ चुकी है। तेरी जवान बहन की शादी और बूढ़ी मां को अब तुझे ही संभालना है। अगर तू ही टूट जाएगा तो इन्हें हौसला कौन देगा? इन दोनों की जिम्मेदारी अब तेरे ही कंधों पर है रोहित बेटा। हिम्मत रख, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो अब रामचरण का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर रोहित अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। शाम को जब रोहित अपने घर लौटता है तब सोना उसे रामचरण के बारे में सारी बात बता देती है। भैया, पिताजी फैक्ट्री के जल जाने की वजह से बुरी तरह तोड़ चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। फैक्ट्री जलने के बाद बहुत देर तक राणा चाचा और पिताजी फैक्ट्री के पास बातें कर रहे थे। वहां से आने के बाद बिना कुछ खाए पिए पिताजी बेड पर लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लगातार करवटें बदलकर वो कुछ सोचे जा रहे थे। लगभग रात के 3 बज रहे थे जब मम्मी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पिताजी उनके बगल में नहीं है।
मम्मी और मैं दोनों पिताजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। ढूंढते ढूंढते हम जब फैक्ट्री में पहुंचे तो हमने देखा कि पिताजी वहां बुरी हालत में गिरे हुए थे। इतना बोलकर सोना उदास हो जाती है। रोहित उसे संभालते हुए बोलता है, चुप होगा लाडली, मत चिंता कर। अब इस सैलाब को हमें मिलकर पार करना होगा। कुछ दिन बाद जब मामला थोड़ा शांत होता है तब राणा सिंह रोहित को अपने घर बुलाता है और उसे अपने 5 लाख रुपए को याद दिलाकर बोलता है, बेटा रोहित, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसमें से उन्होंने 15 लाख रुपए वापस कर दिए थे। लेकिन बेटा 5 लाख रुपए अभी भी बाकी हैं और उसका ब्याज 50,000 रुपए साथ में होता। लाडले, मैं तुझे इस मुश्किल की घड़ी कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बेटा याद तो दिलाना पड़ता है ना। जी काका, आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। अभी मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। बेटा अब हमारी पीढ़ी तो चली गई, अब जो कुछ करना है वो तुम्हारी पीढ़ी को ही करना होगा। पकिया भी मुझसे कह रहा था कि उसे भी एक ऑयल फैक्ट्री खोलनी है, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। अब बेटा मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। देख, अब तुझे ही देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है चाचा, मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ, आप चिंता मत करो। 10 दिन बाद पकिया गुस्से से रोहित के घर आता है और बिल्कुल चिल्लाते हुए बोलता है, ओए रोहित, देख भाई, मैंने तुझे पूरे 10 दिन का वक्त दिया था। अब वो 10 दिन भी पूरे हो गए हैं। अब अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मुझे मजबूरन तेरे फैक्ट्री के पास वाले जमीन पर कब्जा करना होगा। ऐसा थोड़ी होता है, मुझे भी तो काम है पैसों का। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं जानता। अरे पकिया भाई, ऐसा मत बोलो यार। अब तुम तो जानते ही हो मेरी दशा। अभी मेरे हाथ बिल्कुल खाली हो चुके हैं। मुझे अभी कुछ दिन और दे दो, मैं तेरे पैसे पूरे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। नहीं नहीं, अब मैं तुझे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। अरे मैंने तुझे कहा ना कि मुझे भी ऑयल फैक्ट्री खोलनी है। अब उसके लिए मैं पैसे कहां से लाऊं? मेरा बापू मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। एक बात याद रख ले रोहित, अगर तूने समय पर पैसे नहीं दिए तो तेरा बुरा वक्त शुरू। और मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया, फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, समझा? चल हवा आने दे। पकिया रोहित को धमकी देकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन मुखिया, जो सोना के होने वाले ससुर थे, वो घर आते हैं। रोहित से मिलने उसके घर आते हैं। अरे चाचा जी, आइए आइए, और बताइए क्या हाल है? सब ठीक तो है ना घर में? और आपकी तबीयत कैसी है चाचा? सब चंगासी रोहित बेटा। वो क्या है ना बेटा, मैं पिछले 1 महीने से तीर्थ यात्रा पर था। कल शाम को ही लौटा हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी की खबर सुनी, बहुत बुरा लगा बेटा मुझे। अब होनी को कौन टाल सकता है। रामचरण मेरा बहुत तगड़ा दोस्त था बेटा। हम दोनों ने हाई स्कूल साथ में कंप्लीट किया है। रामचरण जैसा मजबूत आदमी आत्महत्या कर लेगा, मुझसे तो सोचा भी नहीं जा रहा है। बहुत बुरा हुआ बेटा, बहुत बुरा हुआ। जरा सुनिए, ये रामचरण वर्मा का घर यही है क्या? जी हाँ बोलिए, यही है रामचरण वर्मा का घर। देखिए, मैं युगांडा नेशनल बैंक से आए हैं। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, आइए आइए, बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। मैं रामचरण वर्मा का इकलौता बेटा रोहित हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इनसाइड। रोहित जी, हमें आपके पिताजी के बारे में पता चला। आई एम सॉरी कि हमें इतने मुश्किल की घड़ी में यहाँ आना पड़ा है। हम यहाँ पर आपको एक नोटिस देने आए हैं। आपके पिताजी ने जो 50 लाख रुपये युगांडा नेशनल बैंक से लोन लिया था, अगर आप 1 महीने के अंदर ये 50 लाख रुपये और साथ में इनका ब्याज चुका दें तो ठीक है, वरना हम आपके घर और संपत्ति की नीलामी करके पैसा वसूल किया जाएगा। क्या कहा नीलामी? सर, अभी अभी तो मेरे पिताजी निपटे हैं और सिर्फ 30 दिन का टाइम। सर, कम से कम 30 साल का टाइम दे दीजिए। आई एम रियली सॉरी टू यू सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बस नोटिस देने आए हैं। आपको जो कुछ भी कहना है वो हमारी युगांडा नेशनल बैंक के मैनेजर से कह सकते हो। थैंक यू। रोहित बेटा, देखो बुरा मत लगाना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि
रिश्तेदारी हमेशा अपने लेवल के लोगों से ही करना चाहिए। अब देखो बेटा, जब रामचरण मेरे पास अपनी बेटी सोना का रिश्ता मेरे बेटे मुकुल के लिए लेकर आया था तो वो एक मिल का मालिक था। और बेटा, आज के जमाने में तो तुम जानते ही हो, जहां पैसा होता है वहीं रिश्तेदारी होती है। मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि तुम सोना का रिश्ता किसी ऐसे लड़के से कराओ जो तुम्हारे लेवल का हो, क्योंकि बेटा अब तुम भी देख सकते हो तुम्हारी हालत। मैं तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूं। ओके बेटा। मुखिया चाचा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो बहुत नीच आदमी निकले, लेकिन थैंक यू। आपने शादी से पहले अपनी मन की बात बता दी। और वैसे भी जो लोग शादी पैसों और स्टेटस को देखकर करते हैं, वो शादी नहीं बल्कि सौदा करते हैं। और मुझे अपनी बहन की शादी ऐसे घर में नहीं करवाना जहां रिश्तेदारी को पैसों से तोला जाता है। अब आप जा सकते हैं चाचा। बेचारी सोना वहीं पास में रहकर सब कुछ सुन लेती है। सॉरी सोना, मैं तेरा रिश्ता नहीं बचा पाया, लेकिन मैं भी क्या करता, मैं मजबूर हूं मेरे भाई। नहीं भैया, आपने बिल्कुल सही काम किया है। मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जो स्टेटस देखकर शादी करते हो। अरे इन लोगों का क्या भरोसा, कल ये लोग हमारे थे, आज ये किसी और के हैं। दगाबाज कहीं के, पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे लोग। रोहित को चिंता से नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। वो गर्मी से घबराते हुए अपना चारपाई और तकिया लेकर छत पर चला जाता है। वो अपने आप से बोलता है, यार रोहित, कुछ सोचना पड़ेगा यार। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है तू। लगता है बैंक और राणा सिंह का लोन चुकाने के लिए बाप की जमीन बेचनी पड़ेगी। रोहित इसी धुन में रहकर आसमान में देखता है कि तभी उसे एक उल्का पिंड गिरते हुए दिखाई देता है। वो उल्का पिंड बिल्कुल तेजी से रामचरण के खेत में गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि खेत में आग लग चुकी है, लेकिन कुछ देर बाद वो आग अपने आप ही बुझ जाती है। जब अगली सुबह रोहित खेत की तरफ गया तो वो देखता है कि उसके खेत में केसर का फसल लहरा रहा है। वो चौंकते हुए बोलता है, अरे भाई साहब, ये क्या? ये खेत में अचानक से केसर कहां से उग गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? कहीं ये नकली केसर तो नहीं है? एक काम करता हूं, कुछ किलो केसर ले जाकर बाजार में बेच देता हूं। तुरंत पता चल जाएगा ये केसर असली है या नकली। फिर रोहित तुरंत 5 किलो केसर लेकर बड़े बाजार चला गया। वहां उसे केसर का अच्छा खासा दाम मिल गया। जब वो वापस अपने खेत में लौटा तो वो देखता है कि केसर का फसल फिर से लहरा रहा है। रोहित तुरंत समझ जाता है, अब मुझे समझ में आ गया है। इस खेत में जादुई फसल है। लगता है पापा मेरी परेशानी देख और सुन रहे हैं। उनके आशीर्वाद से खेत में केसर लहरा रहा है। अगले दिन रोहित तुरंत अपने खेत में बाउंड्री करवा देता है और सीधा पैसे लेकर राणा सिंह के घर पहुंचता है। अरे बेटा रोहित, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? लगता है खेत के कागज लेकर आए हो। अरे लाओ लाओ बेटा, मैंने पेन रेडी ही रखा है। अरे बेटा पकिया, जरा 2 कप चाय बोल दे तो। रोहित आया है जमीन का कागज लेकर। राणा चाचा, जमीन का कागज तो नहीं, लेकिन आपके जो 5 लाख रुपए उधार थे और ब्याज के 50,000 रुपए आपको सूद के साथ वापस करने को आया हूं। अरे बेटा, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मुझे कोई जल्दी नहीं थी पैसों की। अच्छा ये बताओ, ये पैसे तुम कहां से लेकर आए हो? कहीं तुमने फिर से लोन सोन तो नहीं उठा लिया? नहीं काका, मैंने लोन वगैरह नहीं उठाया है। बस मेरी मेहनत और पिताजी के आशीर्वाद से पैसों का इंतजाम हो गया है। बस अब धीरे धीरे हमारी परेशानी हल हो जाए तो अच्छा हो। अच्छा, अब मैं चलता हूं। हुई बेटा पकिया, जरा इस रोहित के बच्चे पर नजर रखो। देखो तो ये साला पैसे कहां से लेकर आ रहा है। रोहित खेत से 10 किलो केसर लेकर बाजार के सबसे बड़े व्यापारी को 25 लाख रुपए में बेचकर सीधा उगांडा बैंक पहुंचता है। मैं रामचरण का बेटा रोहित हूँ। मेरे पिताजी ने जो लोन लिया था बैंक से, उसे चुकता करने आया हूँ। ओह आई सी। वेलकम सर, आपका युगांडा नेशनल बैंक में स्वागत है। जी हाँ, रामचरण जी के घर में हमने लोन कंप्लीशन को लेकर नोटिस भेजा था।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, लोन चुकता करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जी, आपका भी बहुत थैंक यू। अब तो मेरे पिताजी पर कोई लोन नहीं है। रोहित धीरे धीरे बैंक का सारा लोन चुकता कर देता है और बाजार का सबसे बड़ा केसर का व्यापारी बन जाता है। रोहित फिर से ऑयल फैक्ट्री खोलने का डिसीजन लेता है। वहीं दूसरी तरफ पक्या को पता चलता है कि रोहित आजकल केसर का बिजनेस कर रहा है। वो तुरंत राणा सिंह के पास आता है। पापा जी, अरे किधर हो आप? अबे गधे के बच्चे, इधर हूँ। खाना खाकर जरा टहल रहा था और तू चिल्ला तो ऐसे रहा है कि कितना बड़ा पहाड़ तोड़ के आया हो। जरा उस रोहित से कुछ सीख। अपने बाप का सारा कर्जा सिर्फ 2 महीने में ही चुका दिया, और ये तू है? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि कहीं मुझे तेरे लिए लोन ना लेना पड़े। अरे पिताजी, वही खुशखबरी तो आपको देने आया हूँ। रोहित कहाँ से पैसा चुकता कर रहा है ये हमें पता चल गया है। वो जो अपना खेत का बाउंड्री करवाया है उसके अंदर केसर की खेती है और वही बेचकर सारा पैसा चुकाया है। अभी अभी मंडी से हमको पता चला। ओहो, तभी कहूं कि लौंडे को कौन सी लॉटरी लग गई है जो 1 हफ्ते के अंदर सारा लोन चुकता कर दिया। चलो आज रात उसके खेत पर धावा बोलकर सारा केसर बोरी में भरकर ले आएंगे। अरे मां कसम, मर गया, मेरा पिछवाड़ा टूट गया रे। अबे पक्या, अरे गधा कहीं का, कहाँ चला गया बे? यहाँ बाप गिर पड़ा है और बेटा धपाधप केसर लूटने में मगन है। मर गया रे। क्या हुआ पिताजी, क्यों चिल्ला रही हो? सांप वाप दिख लिया है क्या पिताजी? अबे गधे के बच्चे, तुम्हें दिख नहीं रहा कि गिर पड़ा हूं? साला 8 फीट ऊंचा बाउंड्री करवाया है रे इस बकासुर ने। अरे यहाँ तो खाली गोबर पड़ा हुआ है, केसर कहाँ है? अबे गधे, यही पता किया था, मेरी कमर भी तोड़वा दिया। ये काम तुझसे नहीं होता, नॉनसेंस कहीं का। पर पिताजी खबर पक्की थी। चलो कुछ नहीं तो कम से कम मशरूम ले चलते हैं, बनाकर खाया जाएगा। कुत्ता कुकुर सुअर जादी, मशरूम बनाकर खाएगा तू है? रोक, अभी तुझे दबाकर मशरूम देता हूँ, रुक तू। जब रोहित फैक्ट्री के अंदर काम करवाता रहता है तब रामचरण की आत्मा उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा गिरा देती है। अरे सीसीटीवी कैमरा, इससे तो तुरंत पता चल जाएगा कि पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। जब वो सीसीटीवी कैमरा को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि फैक्ट्री में आग राणा सिंह और उसके बेटे दोनों ने लगाई थी। वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसके पिताजी को भी ये दोनों मार मार कर खत्म कर दिया था और आत्महत्या का रूप दे दिया था। रोहित सीसीटीवी फुटेज को सीधी ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे देता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस राणा सिंह और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में सुनवाई होने के बाद उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इधर गांव में रोहित रामचरण ऑयल मिल नाम से एक बड़ा सा तेल फैक्ट्री खोलता है। जल्द ही रोहित अपनी मेहनत और लगन से इंडिया का नंबर 1 तेल का मैन्युफैक्चरर बन जाता है।